अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने पढ़ना है कि एक्सक्रीशन अर्थवर्म के अंदर किस तरह से होती है। तो अर्थवर्म एक आइडियल एग्जांपल है एक अनदर टाइप ऑफ ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटा नेफ्रीडिया। अर्थवर्म की क्योंकि बॉडी होती है सेगमेंटेड, सेगमेंट होते हैं इसकी बॉडी के, तो हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर होगा, दो मेटा नेफ्रीडिया हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट हो गया। और ये जो सेगमेंट्स हैं ये सेपरेट हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू, ये सेपरेट हैं सेप्टा के थ्रू। क्लियर है। अब लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था जब प्लेनेरिया का फ्लेम सेल, तो हमने कहा था कि इनकी बॉडी की कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, बट अर्थवर्म के अंदर इंटरनल ओपनिंग होती हैं इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स की, और वो सिलिएटेड होती हैं, जो हम इनको क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम। ठीक है। नेफ्रोस्टोम्स आर द इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग विच आर प्रेजेंट इन ईच सेप्टा। आप कह लें हर सेप्टा में दो ओपनिंग होगी, एक जहाँ से वो ट्यूब्यूल्स एंटर हो रही हैं और दूसरी ओपनिंग सेप्टा के अंदर वो जहाँ से ट्यूब्यूल लेफ्ट कर रही होंगी। अब ये जो नेफ्रोस्टोम है ये इसके इर्द गिर्द सिलोमिक फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, और उसके अलावा इस नेफ्रोस्टोम के इर्द गिर्द ढेर सारी नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। क्लियर हो गया। नेफ्रोस्टोम का काम क्या है? नेफ्रोस्टोम का काम है कि कलेक्ट करना सिलोमिक फ्लूइड को, जो बॉडी के अंदर या सिलोम में जो फ्लूइड है वो कलेक्ट करके नेफ्रोस्टोम में जाएगा, और नेफ्रोस्टोम के बाद वो बाकी जो है वो ट्यूब्स के अंदर जाएगा। इसकी मैं एक डायग्राम से आपको पहले समझा देती हूँ कि कैसे सेप्टा के अंदर मेटा नेफ्रीडिया काम करता है। ये एक सेप्टा बनाया हुआ है, एक सेगमेंट है इसकी बॉडी का, और ये सारा ये जो है ये वाला इसको हम कहेंगे ब्लेडर। अब देखिए ये सेप्टा के अंदर एक ओपनिंग है विच इज़ नोन एज नेफ्रोस्टोम। ठीक है। नेफ्रोस्टोम से ये ट्यूब अंदर की तरफ एंटर हो रही है, ये वाली ट्यूब जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रही है। बेसिकली दिस इज़ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या आप इसको कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो कि इस कलर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कि सराउंड हुआ हुआ है कंटिन्यूसली अराउंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मीन्स टू से अराउंड द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया। अब नेफ्रोस्टोम्स के इर्द गिर्द यहाँ पे जो फ्लूइड होगा सिलोमिक फ्लूइड वो एंटर हो जाएगा इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, मीन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर हो गया। यहाँ से इस फ्लूइड में जो कि ड्रेन होके नेफ्रोस्टोम से ड्रेन होके नेफ्रोस्टोम से एंटर हुआ है इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर, अगर इस फ्लूइड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, मीन्स टू से कुछ वाटर ज़्यादा होगा या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वापस इनकी बॉडी में जानी चाहिए, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी इन ब्लड कैपिलरीज के इर्द गिर्द। इसका मतलब है इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो यूरिन बनेगा, जो वेस्ट बनेगा, वो जस्ट उसमें वेस्ट ज़्यादा होंगे, उसमें यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं होंगे, बिकॉज यूज़फुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर है। और ये जो सेप्टा मैंने आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, इसके अंदर मैंने कहा जो ओपनिंग जिससे कि सेप्टा स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे नेफ्रोस्टोम, और जिस ओपनिंग के थ्रू ये ट्यूब्यूल्स एक्सटीरियर की तरफ ओपन होंगी हम उसको क्या कहेंगे, नेफ्रीडियोपोर। क्या कहेंगे उसको, नेफ्रीडियोपोर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि क्या काम है नेफ्रोस्टोम का, कि नेफ्रोस्टोम इमर्स हुए हुए होते हैं सिलोमिक फ्लूइड के अंदर, और इनके नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, तो नेफ्रोस्टोम कलेक्ट करते हैं सिलोमिक फ्लूइड को। जैसे ही सिलोमिक फ्लूइड मूव करता है अलोंग द ट्यूब्यूल, एपिथीलियम रीअब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द ल्यूमिन। ल्यूमिन कौन सी चीज़ है, इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको हम ल्यूमिन कह रहे हैं। ठीक है। इस ल्यूमिन के अंदर जो साल्ट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी एपिथीलियम उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, मीन्स टू से जो ब्लड कैपिलरीज की तरफ जानी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाएंगी, इसकी बॉडी के जो एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है। एपिथेलियल सेल से ये इंपॉर्टेंट साल्ट्स, वाटर और जो चीज़ें हैं ये फिर कहाँ चली जाएंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर। आपने ये समझना है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ल्यूमिन है इससे ये पहले चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी बॉडी सेल्स में, फिर बॉडी सेल्स से ये एब्जॉर्ब कहाँ होंगी, जो इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर। क्लियर हो गया। सराउंडिंग दी नेफ्रीडियम, नेफ्रीडियम मीन्स टू से कि इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इन तमाम एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स को हम मेटा नेफ्रीडियम कह रहे हैं या जस्ट नेफ्रीडियम कह सकते हैं। जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें रह जाएंगी इन ट्यूब्स के अंदर वो यूरिन होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन के वेस्ट होंगे, और वो बॉडी से क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद ये सिंपल सा था, फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन काकरोच। तो काकरोच के अंदर होता क्या है,
मतलब काकरोच के आपने अगर याद हो तो हमने डाइजेशन पढ़ी थी काकरोच में, तो चैप्टर किसके अंदर 12 के अंदर हम डाइजेशन में पढ़ा था कि काकरोच जस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम लिंक्ड होता है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। इसको अगर रिकॉल करें तो शायद आपको याद आ जाए। तो काकरोच जो है वो पहली बार टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है। ये जो है वो इंसेक्ट हैं। तो ये किससे बिलोंग करता है? फाइलम आर्थ्रोपोड से। तो इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो उसका काम क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ब्लड तो नहीं होता, तो ब्लड की बजाय क्या होती हैं इनकी जो साइनोसिस आप कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती, वैसे इनकी बॉडी के अंदर जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड की जगह क्या चीज़ होती है? हीमोलिफ। हीमोलिफ के अंदर जितने वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको कलेक्ट करना इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्स हैं जो कलेक्ट करती हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इसके हीमोलिम्फ से, वो सस्पेंड हुई भी होती हैं कहाँ पर? पूरी बॉडी के अंदर। उन ट्यूब्स को हम कहते क्या हैं? उन ट्यूब्स को हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव करती हैं, मीन टेकअप कर लेंगी नाइट्रोजन के वेस्ट को फ्रॉम द हीमोलिम्फ। क्लियर हो गया? दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ एक और काकरोच या आप कहें कि आर्थ्रोपोड जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम लिंक हुआ हुआ है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। बिकॉज हमने पढ़ा था कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पूरी बॉडी से हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन के वेस्ट को इकट्ठा करके कहाँ पे ड्रेन करती हैं? याद करें तो वो हाइंड गट में कर रही थी। हाइंड गट जो थी ना डाइजेस्टिव सिस्टम काकरोच का, वहाँ कर रही थी। दीज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। These are the only excretory structures in animal kingdom that are associated with digestive tract। जो epithelial lining होगी इन ट्यूब्यूल्स की, अब इन ट्यूब्स के अंदर सारा कुछ तो वेस्ट नहीं हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी। तो जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी इन ट्यूब्स की वो ट्रांसपोर्ट कर देगी कुछ सॉल्यूट्स को, लाइक साल्ट हो गया या नाइट्रोजन के कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो बॉडी को ज़रूरत हैं, वो हीमोलिम्फ से कहाँ पे कर देंगी? ल्यूमिन के अंदर उसको कर देंगी। क्लियर है? अच्छा बेटा, हमने बात की कि इनके अंदर क्या होता है, हीमोलिम्फ जो है वो साइनोसिस के अंदर होता है। तो साइनोसिस की जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी, साइनोसिस की जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी वो सॉल्यूट हीमोलिम्फ में से सॉल्यूट को, मीन साल्ट्स को, नाइट्रोजन के वेस्ट को कहाँ पर भेज देगी? ये भेज देगी इन ट्यूब्स के अंदर, इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। इनकी बॉडी के अंदर जो हीमोलिम्फ होगा साइनोसिस में, वहाँ से सॉल्यूट्स एंड नाइट्रोजन के जो वेस्ट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पर? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? फ्लूइड उसके बाद जब मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में आ गया, फ्लूइड फिर पास होगा हाइंड गट के अंदर, ये ड्रेन हो जाएगा ज़रा सारा, और हाइंड गट से ये सारा वेस्ट फ्लूइड रेक्टम में चला जाएगा, जिसको हम यूरिन का नाम देंगे। रेक्टम रीअब्जॉर्ब कर लेता है मोस्टली साल्ट्स को और वाटर को, और नाइट्रोजन के वेस्ट को एक्सक्रीट कर देता है एक सॉलिड फॉर्म के अंदर, सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म के अंदर। तो जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो सॉलिड एक्सक्रीटा है उसके अंदर बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जिनको फीसिस के लॉन्ग क्या कर दिया जाता है? बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक?